आ गए आप। स्वागत है हमारे चैनल के अंदर। दोस्तों, आज की कहानी है पुलिस, सीबीआई और कोर्ट इन तीनों ने मिलकर न्याय का पक्ष लिया या नहीं। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने वाला हूँ जो क्रांतिकारी भावनाएं रखता था, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ भी कर सकता था, अपनी जान भी दे सकता था, जिसका नाम था अमित जेठवा। सलमान खान का केस तो आपको याद ही होगा। जोधपुर में जेल की सजा हुई थी ना, तो अमित जेठवा का उसमें बड़ा हाथ था। एक पूर्व सांसद के सामने आवाज उठाई और उसके ऊपर केस कर दिया। अमित जेठवा को गुजरात हाई कोर्ट के सामने गोली मार के मार दिया गया था। अमित जेठवा गुजरात के अमरेली जिला में एक छोटे से गांव में 3 भाई बहन पिता और मां के साथ रहते थे। बचपन से ही अमित जेठवा पढ़ाई में बहुत ही होशियार थे। साथ ही साथ वो बचपन से ऐसे ही ख्यालात रखते थे कि अच्छा काम करना, अच्छी सोच रखना, न्याय के लिए किसी के साथ भी खड़ा रहना, और वही उसका जज्बा, जुनून बचपन से उसके साथ था। अमित जेठवा ने फार्मा की पढ़ाई कंप्लीट की और फार्मास्यूटिकल कंपनी में उनको जॉब भी मिल गई। कंपनी में जॉब करते करते उनको पता चल गया कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, और उसी टाइम पे उन्होंने सोचा कि मैं आवाज उठाऊंगा। दरअसल होता यह था कि वहां के सरकारी अधिकारी उस कंपनी की दवाइयों को बाहर की प्राइवेट कंपनियों को बेच देते थे। अमित जेठवा ने सब बात पता लगा ली थी और इसी बात पे उन्होंने आवाज उठाई, तो उनकी बदली एक ऐसे सुनसान इलाके में कर दी गई कि वहां से वो कुछ भी कर नहीं सकते थे। उनके अंदर क्रांतिकारी भावनाएं थी और इसीलिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी और सोशल वर्क करने लगे थे। गिर के जंगलों से शुरुआत की थी उन्होंने। गिर के जंगलों में सिंह की रहस्यमय मौत हो जाती थी, तो इसके खिलाफ भी अमित जेठवा ने आवाज उठाई। और इतना ही नहीं, सलमान खान का केस तो आपको याद ही होगा, हिरन वाला केस, तो उसमें भी अमित जेठवा ने आवाज उठाई। और जो पहले 5 साल में जोधपुर में जेल की सजा हुई थी ना, तो अमित जेठवा का उसमें बड़ा हाथ था। लगान मूवी तो आप सबको याद ही होगी। तो हाँ, उस फिल्म का शूटिंग जब हो रहा था भुज में, तब वहां पर हिरन और चिकारा इन दोनों का इस्तेमाल हुआ था, जो वाइल्ड लाइफ एक्ट के खिलाफ था। तो अमित जेठवा ने इनके खिलाफ भी आवाज उठाई, कोर्ट में जाके अर्जी दाखिल की थी। ऐसे तो कई सारे काम इन्होंने किए थे। धीरे धीरे उनको पता चल गया कि अब आरटीआई आ चुका है, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। जी हाँ दोस्तों, तो उनके आधार पे उन्होंने जो करप्ट ऑफिसर थे, जैसे कि फॉरेस्ट अधिकारी की जानकारी, जैसे कि शेरों के बारे में जानकारी, गिर के जंगल के आसपास कुछ भी अनलीगल माइनिंग हो रही है या फिर कुछ भी हो रहा है, तो सभी बात की जानकारी रखने लगे और उसकी तपास भी करते रहते। जैसे जैसे वो काम करते रहे, वैसे वैसे ही उनके दुश्मन भी बढ़ते रहे। एक दिन ऐसा हुआ, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। तीन महीने तक वो हॉस्पिटल में रहे, फिर भी उन्होंने अपना काम छोड़ा नहीं, काम से पीछे हट नहीं, काम तो शुरू ही रखा। तभी उनको न्यूज मिली कि गिर के जंगलों की कटाई हो रही है। अमित जेठवा ने उस पर आरटीआई दाखिल कर दी और वो आरटीआई के द्वारा कोर्ट तक पहुंच गए और कोर्ट ने मंजूरी भी दे दी। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। अमित जेठवा की फैमिली को धमकियां आना शुरू हो गई थी, फिर भी अमित जेठवा ने अपने काम से पीछे हट नहीं की। आरटीआई की फाइल में जो इन्होंने लिखा था कि गिर के जंगलों में अनलीगली माइनिंग हो रही है, वो माइनिंग कराने वाले कोई मामूली शख्स या हस्ती नहीं थी, बल्कि उन इलाके के सबसे ताकतवर शख्स थे, जिसका नाम था दिनू भाई सोलंकी। यही कारोबार से वो बड़े आदमी बने थे और वहां के विधायक और एमपी बने थे। 2009 से लेकर 2014 तक बीजेपी के टिकट से वो चुने गए और सांसद भी बने थे। आरटीआई रिपोर्ट के द्वारा पुलिस को मजबूरन वहां पर छापा मारना। माइनिंग का जो कुछ भी सामान था, वो सब कुछ पुलिस ने जब्त कर लिया और पुलिस कस्टडी में ले लिया। इतना ही नहीं, आगे तो देखिए, पुलिस कस्टडी में से वो सारा सामान थोड़े दिन बाद सब चोरी हो जाता है। जिसका सामान था उसको ही मिल गया था और इस बात की जानकारी भी अमित जेठवा को मिल गई थी। इसके बाद कोर्ट के सामने अमित ने ये बात रख दी कि अब मुझे धमकियां मिल रही है। उसकी फैमिली को तो धमकी मिल ही रही थी, साथ ही साथ फैमिली वाले तो अमित को समझा ही रहे थे कि ये लोग बड़े आदमी हैं, इससे पंगा नहीं लेते हैं। फिर भी अमित ने अपनी बात को छोड़ा नहीं और न्याय के लिए वो मांग करता रहा। जुलाई 2010 को आरटीआई के थ्रू कोर्ट ने
केस दाखिल कर दिया और पुलिस को हुक्म दिया था कि जो अनलीगली माइनिंग हो रहा है उसे रोक दिया जाए और इनमें जो भी लोग हैं उनका खुलासा किया जाए और केस की बारीकी से तपास की जाए। अब अमित जेठवा पर धमकियां और बढ़ गई थी। वो चैन से वहां पर रह भी नहीं सकते थे और इसीलिए उन्होंने सोचा कि अब वो जहां रह रहे हैं वहां से कहीं और शिफ्ट हो जाए। इसीलिए वो अहमदाबाद चले जाते हैं अपने परिवार को लेकर, क्योंकि बड़ा सिटी है तो उसे वहां प्रोटेक्शन भी मिल सकता है और सेफ भी रह सकते हैं। यही सोच के वो वहां चले जाते हैं। 20 जुलाई 2012 को आरटीआई के थ्रू दीनूभाई सोलंकी पर केस दर्ज हो चुका था। एक दिन अमित जेठवा गुजरात हाई कोर्ट के अंदर से बाहर आ रहे थे, तब कैंपस के गेट के पास जब पहुंचे तब वहां पर 2 बाइक सवार आते हैं और उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। दोनों बाइकर वहां से पैदल ही भाग जाते हैं। वहां पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। सब लोग अमित जेठवा को घेर लेते हैं और तब जाकर पुलिस वहां पर आती है और भीड़ को दूर करती है और अमित जेठवा को उठाकर हॉस्पिटल ले जाती है। पर तब तक तो अमित जेठवा मर चुके थे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई एफआरआई भी नहीं लिखी। तब जाके अमित जेठवा के पिताजी सामने आए, भीखाभाई जेठवा। जी हाँ दोस्तों, भीखाभाई जेठवा ने पुलिस के सामने ये मांग रखी कि मेरे बेटे को न्याय मिलेगा या नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले भी बताया था कि हमारे परिवार को धमकियां मिल रही थी, जान से मार देने की धमकियां। फिर भी पुलिस ने कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया था और ऐसे कई सारे एविडेंस भी थे उनके पास, जैसे कि खुलेआम रैली में सांसद साहब ने धमकियां दी थी। फिर भी उन सभी बातों का कोई निचोड़ नहीं निकला था। उनके पिताजी बहुत सारे कचहरी के चक्कर लगा रहे थे। उसे लगता था कि ये केस कोई तो हाथ में लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पर न्यूज चैनल के अंदर ये बात फैल चुकी थी और दीनूभाई सोलंकी का नाम आ गया था। अब 2 लोगों पर केस हो चुका था, जिसमें पुलिस वाले का नाम था बहादुर सिरवाड और शूटर का नाम था पवन सिलवार। जो मीडिया थी उसका भी पूरा प्रेशर था पुलिस के ऊपर और उसके साथ साथ सांसद साहब को बचाना भी था। अब दोनों जगह पे पुलिस जो थी वो फंस चुकी थी। अब गुजरात पुलिस ने बचने के लिए एक केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। अब सारा प्रेशर आ गया था क्राइम ब्रांच पर। तो उन्होंने क्या किया कि क्राइम ब्रांच ने मीडिया को शांत करने के लिए 6 लोगों का नाम जल्दबाजी में लिख दिया और बता दिया कि हमने कार्यवाही शुरू कर दी है। अब जो 6 नाम लिखे थे क्राइम ब्रांच को, उन 6 लोगों को या तो पकड़ना पड़ेगा या फिर कोई जवाब देना पड़ेगा। दीनूभाई सोलंकी को बचाने के लिए क्राइम ब्रांच ने क्या किया, उनके भतीजे का नाम लिख दिया था, शिवा सोलंकी का, और इसीलिए उन्होंने शिवा सोलंकी की धरपकड़ की। अब जाके मुख्य आरोपी थे शिवा सोलंकी और उन्होंने अपने बयान में कहा था कि इस दोनों शूटरों को भाड़े पे हायर किया गया था। एक शूटर का नाम था शैलेश पांडे और दूसरा शूटर का नाम था पवन सिल्वा। इन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था अमित जेठवा को मारने का। अब क्राइम ब्रांच ने माननीय सांसद साहब को छोड़ दिया और कहा कि ये बेकसूर है, जेठवा का मर्डर हुआ था, उनमें इनका कोई हाथ नहीं है। जो कुछ भी किया है ये उनके भतीजे ने अपनी मर्जी से किया था, ये उन लोगों ने साबित कर दिया। अमित जेठवा के पिताजी वो बहुत ही नाखुश थे क्योंकि उसे न्याय नहीं मिला था और इसीलिए वो हाई कोर्ट तक पहुंच गए और उन्होंने वहां जाकर कहा कि जो मुख्य आरोपी था उन्हें तो बेकसूर साबित करके छोड़ दिया गया है। और यही बात गुजरात हाई कोर्ट ने सुन ली और इसीलिए जेठवा के पिताजी ने कहा कि ये केस मैं सीबीआई को सौंपना चाहता हूँ। अब मामले की जांच दे दी गई थी सीबीआई को। थोड़ा वक्त भी था। नवंबर 2013 को आखिरकार सीबीआई ने दीनूभाई सोलंकी की धरपकड़ की गई और सीबीआई ने नई चार्जशीट बना ली और उसमें कहा गया कि इस पूरे केस का मास्टरमाइंड जो कोई है तो वो है दीनूभाई सोलंकी। थोड़े साल बीत गए, केस तो दाखिल हो चुका था और 2019 में कोर्ट ने सुनवाई दी। सातों के सातों आरोपी को उम्र कैद की सजा मिली। जेठवा के परिवार वाले बहुत खुश हो चुके थे कि उसके बेटे की मौत के जो गुनहगार थे उनको सजा मिल चुकी है। आखिरकार न्याय की जीत हुई है। अफसोस या खुशी पल भर की थी। जी हाँ दोस्तों, सांसद साहब ने चुनौती दे दी थी और यह कहा था कि ये केस अब गुजरात हाई कोर्ट में जाएगा और वहीं इसकी सुनवाई होगी। अब 5 साल बीत चुके थे। 6 मई 2024 को गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। इन सातों के सातों आरोपी को छोड़ दिया गया। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि इस केस की तपास पुलिस ने की, क्राइम ब्रांच ने की और सीबीआई ने भी की। पुख्ता सबूत ना मिलने पर इन लोगों पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता।
इन लोगों को कोई सजा नहीं दी जा सकती और इसीलिए इन लोगों को बेकसूर साबित करते हुए छोड़ दिया जा रहा है। तो फिलहाल की तस्वीर ये है कि जो समाज सुधारने की कोशिश कर रहे थे अमित जेठवा जी, जो क्रांतिकारी थे, पर्यावरण संरक्षण के व्यक्ति थे, जो अच्छी सोच रखते थे, उनको न्याय नहीं मिला, उनके परिवार को न्याय नहीं मिला। शायद उनके पिताजी अब सुप्रीम कोर्ट में भी जाए तो वहां क्या होगा वो तो वक्त ही बताए। तो ये केस था अमित जेठवा का। दोस्तों फिर मिलेंगे दूसरी कहानी के साथ। थैंक यू।